नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आइए इसे देखें। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में हमने देखा है कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लास 6 में हमने ये भी जाना है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं। तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आप इन 5 चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना चाहिए। Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot. पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, प्रिपेयर करना। तो पौधे तो अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बीइंग्स खाना अपना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना नहीं बना सकते वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, या फिर दूसरे ऐसे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए। इसे इस तरह समझें कि जो एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता है वो प्लांट के द्वारा बनाए गए खानों को खाएगा, या फिर ऐसे एनिमल्स को खाएगा जो प्लांट के द्वारा बनाए हुए खाने को खाए हुए हैं। Thus, humans and animals are directly और indirectly dependent on plants. इसीलिए एनिमल्स जो भी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम आदमियों को भी मिलाकर, सारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। अभी बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूझो जानना चाहता है कि पौधे, प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स में खाना बनाने के क्या क्या तरीके हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, अकेले ऐसे जीव हैं जो अपना खाना अपने लिए खुद बना सकते हैं। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके? तो वाटर का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और मिनरल्स का इस्तेमाल करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये 3 जो रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट के खाना बनाने के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये तीनों प्लांट की सराउंडिंग में, प्लांट के आसपास मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो हमने ऊपर देखा कि खाना खाने से, फूड कंज्यूम करने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बनाने में, हमें बड़ा करने में, अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा डैमेज हो गया है उसे रिपेयर करने में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में ये न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशन क्या है, तो आप लिखेंगे कि न्यूट्रिशन वो तरीका है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव खाना खाता है, अपने शरीर के अंदर फूड को लेता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है। उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया और उसकी बॉडी ने उस फूड को यूटिलाइज किया, यही न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हम बड़े होते हैं, हमारे टूटे फूटे अंग जो हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, और हमें एनर्जी मिलती है अपने जीवन के कामों को करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का वह तरीका जिससे एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव अपने लिए खाना खुद बनाता है कुछ साधारण सामानों का इस्तेमाल करके, उस तरीके को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं।
ऑटोट्रॉपिक शब्द दो शब्दों से बना है, एक है ऑटो, दूसरा है ट्रोफोस। ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट, पोषण। मतलब अपने लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था खुद करना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो ऐसा न्यूट्रिशन कौन करते हैं? ऐसे न्यूट्रिशन प्लांट करते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था वो खुद करते हैं, इसलिए वे ऑटोट्रॉपिक हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉपिक हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. जानवर और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वे प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये भी दो शब्दों से बना है, हेटेरो और ट्रोफोस। हेटेरो मतलब अदर और ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट। तो जो नरिशमेंट दूसरे लोगों से लेते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, और उस तरह के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। अब पहेली जानना चाहती है कि हमारा शरीर अपना खाना खुद क्यों नहीं बना सकता, जिस तरह पौधे अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स का इस्तेमाल करके। तो आइए इस सवाल का जवाब भी देखते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हमने ये जाना कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम शायद ये भी जानना चाहेंगे कि प्लांट अपना खाना खुद कहाँ बनाते हैं। प्लांट की बॉडी में उनके लिए जो खाना बन रहा होता है वो कहाँ बनता है, उनकी फूड फैक्ट्रीज कहाँ हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या प्लांट के पूरे शरीर में खाना बनता है, प्लांट की पूरी बॉडी में खाना बनता है, या फिर कुछ खास हिस्सों में ही खाना बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये जो रॉ मटेरियल्स प्लांट को चाहिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये प्लांट अपने आसपास से कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और इन रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करने के बाद प्लांट इन रॉ मटेरियल को अपनी फूड फैक्ट्रीज तक किस तरह पहुंचाते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सेक्शन 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। फोटोसिंथेसिस वो तरीका है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। तो ऊपर पूछा गया था कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ हैं, तो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज लीव्स में होती है, पत्तों में होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए, ये सारे फूड फैक्ट्रीज तक पहुंचने चाहिए। मतलब सारा रॉ मटेरियल पत्तों तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मिट्टी के अंदर पानी और मिनरल्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट की जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, और फिर इन वाटर और मिनरल्स को प्लांट के पत्तों तक पहुंचाया जाता है। तो हमें सॉइल से वाटर और मिनरल्स तो मिल गए, ये वाटर और ये मिनरल मिल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एयर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है, हवा से आता है, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और ये एयर जो प्लांट की बॉडी में एंटर होता है, ये भी लीव्स के थ्रू ही एंटर होता है। प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे होके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स में एंटर करता है। ये सेक्शन खत्म करके हम इस बॉक्स को देखेंगे। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये पोर्स जिनसे होके प्लांट के पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, ये पोर्स गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, सराउंडेड होते हैं, चारों तरफ से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इन पोर्स को, इन छेदों को स्टोमाटा कहा जाता है। फिगर 1.2c, अगर आप स्टोमाटा को देखना चाहें तो यह है फिगर 1.2c, स्टोमाटा की फिगर है, जिसमें आप देखेंगे ये गार्ड सेल्स हैं, ये वाले और ये वाले, और ये वो पोर है जिसके थ्रू होके एयर अंदर एंटर करता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the root, the stem, the branches and the leaves.
अब हमने जाना कि पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाटर और मिनरल्स प्लांट में जड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, तो उन वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है लीव्स तक। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम वेसल्स के द्वारा होता है, जो कि प्लांट की पूरी बॉडी में लगे होते हैं, पूरी बॉडी में रन करते हैं, उनके स्टेम से होके उनके लीव्स तक। ये पाइप की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे होके वाटर और मिनरल्स प्लांट की जड़ों से लेकर पत्तों तक पहुंचता है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। ये वेसल एक रास्ता बनाते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स लीफ तक, पत्ते तक पहुंच पाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इन रास्तों को वेसल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस प्लांट को देखें तो प्लांट ने सॉइल से वाटर और मिनरल लिया है। ये वाटर और मिनरल इस पाइप की तरह के स्ट्रक्चर से ऊपर को ट्रांसपोर्ट होगा और फाइनली लीफ तक पहुंचेगा। लीफ ने कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर रखा है और सनलाइट के प्रेजेंस में ये तीनों चीजें मिलेंगी तो लीफ खाना बनाएगा। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में हम प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होता है इसके बारे में और पढ़ेंगे। Paheli wants to know what is so special about leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पहेली जानना चाहती है कि पत्तों में ऐसा क्या खास होता है कि वे खाना बना सकते हैं और पौधे के दूसरे पार्ट्स खाना नहीं बना सकते। तो आइए इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं। इसमें सेल के बारे में बताया गया है। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जिस तरह बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है उसी तरह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनती है। इसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रिक समझिए। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इन सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं, इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सेल इज enclosed बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल एक पतली बाउंड्री से घिरा होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जितने भी सेल्स हैं उन सभी में उनकी बॉडी के सेंटर में एक डार्क तरह की चीज आपको दिखेगी जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये मोस्टली स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, गोलाकार होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली की तरह का सब्सटेंस होता है, ये येलो वाला, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के बारे में हमने 3 टर्मिनोलॉजीज देखी। एक न्यूक्लियस जो सेल के बीचों बीच लोकेटेड होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, और ये न्यूक्लियस स्फेरिकल इन शेप होता है, गोलाकार होता है। सेल के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल एक थिन मेम्ब्रेन से घिरा होता है, थिन बाउंड्री से घिरा होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इससे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पत्तों में ऐसा क्या खास होता है कि केवल वही खाना बना सकते हैं और प्लांट के दूसरे पार्ट्स खाना नहीं बना सकते। तो पत्तों में ये खास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल पत्तों को मदद करता है ताकि पत्ते सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सकें, पकड़ सकें। This energy is used to synthesize और prepare food from carbon dioxide and water. क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर की गई सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में प्लांट के लीव्स में फूड बनाया जाता है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर होना, तो खाना जो बनता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस भी 2 शब्दों से बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना,
या फिर कंबाइन करना, जोड़ना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को स्टडी करने के बाद हमने ये पाया कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को होने के लिए प्लांट के क्लोरोफिल का होना जरूरी है ताकि वे सनलाइट को कैप्चर कर सकें, जिसकी एनर्जी को बाद में इस्तेमाल किया जाएगा खाने को बनाने के लिए। सनलाइट का होना जरूरी है ताकि एनर्जी पत्तों तक पहुंच सके। कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है और वाटर का होना जरूरी है। ये दो कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के फूड प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है इस पूरी धरती पर, ऐसा कोई दूसरा नहीं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता हो, और ये प्रोसेस लगभग सारे ग्रीन प्लांट्स में होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट्स के द्वारा सोलर एनर्जी को कैप्चर करके फूड बना के उसे स्टोर करके रखा जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए जो एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है, वो सन ही है। सारी एनर्जी सन से ही आती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर धरती पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो, प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाए, तो क्या आप इस धरती पे जीवन के बारे में सोच सकते हैं? तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो धरती पे कोई जीवन नहीं होगा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे सारे नहीं होंगे इस धरती पे। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमारे पास कोई खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पे ही डिपेंड करते हैं। बिसाइड्स, ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फूड के अलावे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही रिलीज होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो धरती पे जीवन असंभव है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। फोटोसिंथेसिस के समय पत्ते जिनमें क्लोरोफिल होता है वे सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में भी आप इतनी चीज लिख सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस तरह के एक इक्वेशन से इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये इक्वेशन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम जोड़ते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तब हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। इक्वेशन के लेफ्ट में हमेशा वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो चीज़ें प्रोवाइडेड हों, और एरो के ऊपर वे चीज़ें लिखी जाती हैं जिनके प्रेजेंस में चीज़ हो रही होती है, और जो आउटपुट होता है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। यहाँ जगह की कमी के कारण इसे नीचे लिखा गया है। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में अगर आप ये डायग्राम भी बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें दिखाया भी वही गया है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। पत्ते में स्टार्च पाया जाता है, और स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, जिससे हमें यह पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस पत्ते में हुआ है। बूझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। बूझो ने कुछ ऐसे भी प्लांट्स देखे हैं जिसके पत्ते रेड, वायलेट या ब्राउन थे। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दीज लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बूझो जानना चाहता है कि क्या जो पत्ते हरे नहीं हैं, लाल, ब्राउन या वायलेट कलर के हैं, क्या वे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो आंसर है कि हाँ, करते हैं। आइए हम आगे इन एक्टिविटीज़ में देखेंगे कि वे कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक्टिविटी 1.1 टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in sunlight। एक ही तरह के 2 गमले वाले पौधे लीजिए, एक को अंधेरे में या फिर एक काले बक्से में रखिए 72 आवर्स के लिए,
और दूसरे को सनलाइट में रखिए, धूप में रखिए। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। क्लास 6 में हमने जिस तरह आयोडीन टेस्ट किया था इन दो पौधों के पत्तों के साथ, वही आयोडीन टेस्ट करना है। आयोडीन टेस्ट में हम उसके पत्तों पर आयोडीन की ड्रॉप्स गिराते थे, तो वैसा यहाँ भी करेंगे और अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड करेंगे अपनी नोटबुक में। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves। जिस पॉटेड प्लांट को डार्क में रखा गया था उसे 3-4 दिन के लिए सनलाइट में रखेंगे और फिर से आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और अब की बार जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला है उसे भी अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करेंगे। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। इस टेस्ट को परफॉर्म करके हमें ये पता चलेगा कि वे पौधे जो हरे नहीं होते उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जो पत्ते लाल या दूसरे रंग के होते हैं उनमें जो दूसरा रंग है वो भारी पड़ता है और हरे रंग को मास्क कर देता है, छुपा देता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो जो पत्ते हरे रंग के नहीं हैं, जो कलर्ड लीव्स हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। हमें तालाब में या फिर ऐसे पानी में जो रुका हुआ है हरे हरे धब्बे दिखाई देते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। ये हरे धब्बे एक ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के कारण फॉर्म होते हैं जिसका नाम एल्गी है। कैन यू गेस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आप सोच सकते हैं कि ये एल्गी हरा क्यों दिखता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। इस एल्गी में क्लोरोफिल होता है जिस कारण ये हरा दिखता है, ग्रीन कलर का दिखता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस करके। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। प्लांट कार्बोहाइड्रेट के अलावे जो दूसरे फूड हैं उसको कैसे सिंथेसाइज करता है, कैसे बनाता है, उसके बारे में। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी अभी देखा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट 3 चीज़ों से बना होता है, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीन और फैट भी इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेन करता है, रखता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? अब क्वेश्चन है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, लेकिन प्रोटीन्स में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो प्लांट के पास कहाँ से आता है? प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लाते हैं, कहाँ से पाते हैं? Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। हमारे एयर में नाइट्रोजन का बहुत सारा प्रेजेंस है, बहुत सारा नाइट्रोजन है हमारे एयर में। However, plants cannot absorb nitrogen in this form। बहुत सारे नाइट्रोजन के एयर में मौजूद होने के बावजूद भी प्लांट्स नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट को नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, घुले हुए फॉर्म में चाहिए होता है। वे एयर से केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। Soil had certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि एयर में प्रेजेंट गैसियस नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है उसको सॉल्युबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, जिसे यूज किया जा सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और मिट्टी में छोड़ देते हैं, मिट्टी में रिलीज कर देते हैं। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलोंग विथ वाटर। और यही वो नाइट्रोजन है जो प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। प्लांट जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो साथ साथ ये सॉल्युबल नाइट्रोजन भी, घुला हुआ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने देखा होगा कि किसान मिट्टी में कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं जो नाइट्रोजन में रिच होते हैं। सॉइल के नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाने के लिए वे इस तरह के फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की खाद का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विथ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और प्लांट्स इस तरह से अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं
बाकी चीज़ों के साथ साथ। एयर, वाटर, सनलाइट, इन सभी चीज़ों के साथ साथ नाइट्रोजन भी उन्हें सॉइल से ही मिलता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। इस नाइट्रोजन को पाने के बाद प्लांट अब प्रोटीन और विटामिन भी बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के और क्या तरीके हैं उसके बारे में जानेंगे। एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है और खुद ही उसे कंज्यूम करता है और स्टोर करके भी रखता है। इसके अलावे प्लांट्स को भोजन मिलने के और क्या तरीके हैं इसके बारे में। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि ये लाल या ब्राउन पत्ते वाले प्लांट हों। लाल और ब्राउन पत्ते वाले प्लांट्स में क्लोरोफिल हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें वास्तव में क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। तो वैसे प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो उस तरह के पौधे किस तरह सर्वाइव कर पाते हैं और उन्हें उनका भोजन, उनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो जिस तरह जानवर और ह्यूमन बींग्स दूसरे ऐसे पौधों पर डिपेंडेंट हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वे पौधे भी जो खाना नहीं बना पाते उन्हीं खाना बनाने वाले पौधों पर, फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधों पर ही डिपेंड हो जाते हैं। दे यूज द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनमें भी हेटेरोट्रॉपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, वे भी दूसरे प्लांट से भोजन प्राप्त करते हैं। लुक एट फिगर 1.5। फिगर 1.5 हमें नीचे मिलेगा, ये वाला फिगर। ये एक बड़ा सा प्लांट है और इस पे जो पीले पीले आपको पैचेस दिख रहे हैं, ये एक हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है जिसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता और ये इस ग्रीन वाले प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। Do you see a yellow, very branched structure twining around the stem and branches of a tree? इसमें आपको ये घुमावदार जाली नुमा पीले कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो इस पेड़ के स्टेम से लीव्स तक फैला हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कैस्कटा, या फिर इसे हिंदी में अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इस प्लांट के पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता। अब चूंकि क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाता। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये उस प्लांट से अपना फूड डिराइव करता है जिस पे ये चढ़ता है, क्लाइंब करता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस पौधे पर ये प्लांट चढ़ता है, क्लाइंब करता है, उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहते हैं। तो यहाँ जो ये ग्रीन कलर्ड प्लांट है वो होस्ट प्लांट है और ये जो येलो वाली चीज़ें हैं वे गेस्ट हैं। Since it deprives the host of valuable nutrients, cascata is called parasite. जिस प्लांट पे कैस्कटा क्लाइंब करता है वह उसके न्यूट्रिएंट्स को चूसता है, डिप्राइव करता है, उसे कम करता है, इसलिए इसे पैरासाइट कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि मच्छर एक पैरासाइट है जो हमारी शरीर से खून चूसता है, उसी तरह ये कैस्कटा दूसरे ट्री से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम और जो दूसरे एनिमल हैं वो भी एक तरह के पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप इसके बारे में सोचिए और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। पहेली wants to know whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites. पहेली जानना चाहती है कि क्या ये जो कीड़े हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, हमारा खून चूसते हैं, क्या वे भी पैरासाइट हैं? तो हाँ, ये पैरासाइट हैं। Have you seen or heard of plants that can eat animals? क्या आपने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि जानवरों को खाते हों? There are a few plants which can trap insects and digest them. कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कि कीड़ों को पकड़ सकते हैं और उन्हें पचा सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग? तो क्या यह गजब नहीं है कि प्लांट्स इंसेक्ट को पकड़ के उन्हें डाइजेस्ट कर सकें? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। ये प्लांट्स हरे भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। ये प्लांट है फिगर 1.6 में। इसे पिचर प्लांट कहते हैं। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। तो इस प्लांट में जो जग की तरह बना हुआ एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये पत्ते का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। पत्ता ही बदलते बदलते इस जग की तरह का आकार ले लेता है।
पहले ये लीफ की तरह होता है, फिर धीरे धीरे ये एक जग की तरह बन जाता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड, तो इस लीफ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो एक ढक्कन बनाता है कि अगर इस जग रूपी स्ट्रक्चर में कोई इंसेक्ट एंटर करे तो ये ढक्कन बंद हो जाए और इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप्ड रह जाए, फंसा रह जाए। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, तो ये ढक्कन इस पिचर का, इस जग का मुंह खोल या बंद कर सकता है। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards, इस पिचर के अंदर कुछ बाल की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. जब कीड़ा इस पिचर में एंटर करता है तो उस पिचर का ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा उसके अंदर फंस जाता है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल की तरह का स्ट्रक्चर, कीड़े को ट्रैप करने में, पकड़ने में हेल्प करता है। The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. कीड़ा जब पिचर में फंस जाता है, जग लाइक स्ट्रक्चर में फंस जाता है, तो उसके अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। ऐसे जूस जो फूड को पचाने के काम आते हैं, वे कीड़े को डाइजेस्ट करते हैं और फिर जो न्यूट्रिएंट्स निकलता है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। Such insect eating plants are called insectivorous plant. तो इस तरह के जो कीड़ों को खाने वाले पौधे हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हों। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? तो क्या यह संभव है कि ऐसे पौधे जो कीड़ों को खाते हैं उन्हें मिट्टी से पूरा न्यूट्रिएंट नहीं मिलता होगा, इसलिए वो कीड़ों को खाकर अपने न्यूट्रिशन की भरपाई करते होंगे? तो हाँ, ये संभव है और ये सही भी है। बूझो is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why it feed on insects? बूझो सोच रहा है कि अगर पिचर प्लांट ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस भी करता है तो उसे कीड़ों को पकड़ के खाने की क्या ज़रूरत है। तो बात ऐसी है कि फोटोसिंथेसिस से इस प्लांट की पूरी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, पूरा फूड रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता, इसलिए इसे कीड़े पकड़ के खाने होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके। तो ये था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में। अगला है सेक्शन 1.4 सेपरोट्रॉप्स। सेपरोट्रॉप्स ऐसे पौधों को कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो सड़े गले चीज़ों पे पैदा होते हैं और वहाँ से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो आइए इनके बारे में देखें। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने सब्जी के बाजार में मशरूम के पैकेट्स बिकते देखे होंगे कुछ इस तरह के। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बरसात के समय में सड़ी लकड़ी पर या भीगी मिट्टी पर आपको छत्ते की तरह का एक प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाई देता होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। आइए जानते हैं कि इस तरह के पौधे जो मशरूम है वे अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से पाते हैं और कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। बूझो वांट्स टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बूझो जानना चाहता है कि ये ऑर्गेनिजम्स जो सड़ती हुई लकड़ी पे पैदा होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। दे डू नॉट हैव माउथ्स लाइक एनिमल डू। उनके पास मुंह भी नहीं होते जैसे जानवरों के होते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये ग्रीन भी नहीं होते, उजले कलर के होते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इनके पास क्लोरोफिल नहीं है और ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इनके पास माउथ भी नहीं है एनिमल्स के जैसे, तो इनका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट कैसे पूरा होता है। एक्टिविटी 1.2 टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइसन इट विथ वाटर। एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए और इसे पानी से भिगो दीजिए। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days और until fluffy patches appear on them। ब्रेड को भिगोकर एक गर्म जगह पे उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2-3 दिन बाद आपको उस पे कुछ धब्बे दिखाई देंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? तो इन धब्बों का रंग क्या है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। इन धब्बों को एक माइक्रोस्कोप या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश कीजिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। आपने जो भी देखा उसे अपनी कॉपी में लिखिए। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। जब आप इसे माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि रुई के धागों की तरह की कोई चीज पूरे ब्रेड पे बिखरी हुई है, कुछ इस तरह से।
माइक्रोस्कोप से देखने के बाद दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई। इन ऑर्गेनिजम्स को हम फंगाई कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, न्यूट्रिशन एक्वायर करने का जो तरीका होता है वो अलग है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। तो ये जो फंगाई है वो ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन लेता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की ये डेफिनेशन है कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म मरे हुए या सड़ रहे मैटर से, सड़ रही चीज से अपना न्यूट्रिशन एक्वायर करता है, न्यूट्रिशन लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स विद सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेपरोट्रॉप्स। और उस तरह के ऑर्गेनिज्म जो सेपरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उन्हें हम सेपरोट्रॉप्स कहते हैं। उस प्रजाति को सेपरोट्रॉप्स कहते हैं। फंगाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। फंगाई इन चीजों पे भी ग्रो कर सकता है, अचार पे, लेदर पे, कपड़ों पे, अगर इन्हें गर्म और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दिया जाए, पानी वाले वेदर में छोड़ दिया जाए तो वहाँ फंगाई ग्रो कर जाएगा। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉयल मेनी थिंग्स। बरसात के मौसम में ये फंगाई बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगाई इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से पूछिए कि फंगाई ने आपके घर में क्या उत्पात मचाया है, फंगाई से आपको क्या तकलीफ होती है, अपने पेरेंट्स से पूछिए। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। स्पोर्स बीज को कहते हैं, तो फंगाई पैदा करने वाले जो स्पोर्स हैं, जो ऐसे बीज की तरह की चीज़ हैं जो फंगाई जनरेट कर सकते हैं, फंगाई को पैदा करते हैं, वे हवा में होते हैं। जब उन्हें अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है, हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मिलता है, तो वे ऑटोमेटिकली वहाँ लैंड करते हैं और वहाँ पे फंगाई ग्रो कर जाता है। तो वही बात कि द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब उन्हें सुइटेबल कंडीशन मिलता है, भीगी और गर्म चीज मिलती है, वहाँ पे वे स्पोर्स, वे बीज वहाँ पे लैंड कर जाते हैं और वहाँ फंगाई ग्रो कर जाता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। क्या अब आप सोच सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को खराब होने से किस तरह बचा सकते हैं इस फंगाई से। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, ये घर भी शेयर करते हैं, जहाँ वे रहते हैं उस चीज़ को शेल्टर कहते हैं। तो दोनों ऑर्गेनिजम्स अपना घर भी शेयर करते हैं और जो खाना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी शेयर करते हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। जब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हों, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर कर रहे हों, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ ऐसी भी फंगाइज हैं जो पेड़ के जड़ों में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। पौधे की जड़ में जब फंगाई होता है तो पौधा उसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और फंगस पौधे को वाटर प्रोवाइड करता है। तो इस रिलेशनशिप से दोनों को फ़ायदा होता है। प्लांट को वाटर मिल जाता है, फंगाई को फूड मिल जाता है। ऐसे ही एक रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहेंगे। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. lichen एक तरह का alga है, alga सिंगुलर होता है और algae प्लूरल है। उसी तरह फंगस सिंगुलर है और फंगाई प्लूरल है। बहुत सारे फंगस को मिला के फंगाई बनेगा और बहुत सारे एल्गा को मिला के एल्गी बनेगा। तो एक एल्गा जिसका नाम लाइचेंस है, इसके पास क्लोरोफिल होता है और इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशन है, सिम्बायोसिस वाला रिलेशन है एक फंगस के साथ। ये दोनों साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। जो फंगस है वो एल्गा को घर देता है, शेल्टर देता है, पानी देता है और मिनरल्स भी देता है, जिसे यूज करके एल्गा फूड बनाता है और वो फूड फंगस को भी शेयर करता है। तो लाइचेंस का फंगस के साथ ये जो रिलेशनशिप है, इसे हम सिम्बायोसिस वाला रिलेशन कहेंगे या फिर इसे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं।
अगला है सेक्शन 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश्ड का मतलब वापस आना, तो पौधे हमेशा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खींच रहे होते हैं, मिनरल्स वाटर ले रहे होते हैं लगातार, तो ये सॉइल में वापस कैसे आता है, रिप्लेनिश कैसे होता है, इसके बारे में। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? आपने किसानों को देखा होगा खेत में खाद छींटते हुए, फर्टिलाइजर स्प्रेड करते हुए, या फिर गार्डनर्स को देखा होगा बगीचे में या फिर लॉन में या गमलों में खाद डालते हुए। डू यू नो वाई दिस इज डन? क्या आपको पता है कि ये क्यों किया जाता है? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने जाना है कि प्लांट मिनरल्स वे वाटर के साथ एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो मिनरल्स का जो अमाउंट है सॉइल में वो लगातार घटता जाता है। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. Fertilizers जो सॉइल में डाले जाते हैं उसमें ये नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. इन nutrients को समय समय पे मिट्टी में मिलाया जाता है ताकि मिट्टी को फिर से एनरिच किया जा सके, फिर से मिनरल भरा जा सके मिट्टी में। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। हम पौधे उगा सकते हैं और उन्हें हेल्दी भी रख सकते हैं अगर हम उनके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करते रहें तो। Usually crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. आमतौर पे जो फसल वाले पौधे होते हैं जैसे धान, गेहूँ, वे बहुत सारा नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। You learned that though nitrogen gas is available in plenty in air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. हालांकि हवा में नाइट्रोजन गैस बहुत सारा प्रेजेंट है, लेकिन पौधे जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस तरह नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन उन्हें सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, वे इसे मिट्टी से ही एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए मिट्टी को नाइट्रोजन रिच बनाना जरूरी है। इसीलिए फार्मर्स फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। पौधों को नाइट्रोजन घुले हुए फॉर्म में चाहिए, सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form. बैक्टीरियम बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म है। एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहते हैं और बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरियम को मिला के बनता है। बैक्टीरिया प्लूरल है, तो एक बैक्टीरियम है जिसका नाम राइजोबियम होता है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके उसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके मिट्टी में छोड़ देता है। लेकिन राइजोबियम के साथ दिक्कत क्या है कि राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। राइजोबियम चूंकि बैक्टीरिया है इसलिए वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता, सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। यह राइजोबियम बैक्टीरिया फली वाले पौधों के जड़ों में पाया जाता है जिन्हें हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। उनकी जड़ों में यह बैक्टीरिया पाया जाता है। यह बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकता, इसलिए उन प्लांट्स पे डिपेंड होता है फूड के लिए और इन टर्न बदले में उन प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और आप ये बात जानते होंगे कि ये चना, मटर, मूंग, इन सब में नाइट्रोजन बहुत सारा प्रेजेंट होता है। इन टर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। इस नाइट्रोजन के बदले प्लांट उस राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर देता है, रहने के लिए घर देता है और खाना भी देता है। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसीलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स में और राइजोबियम बैक्टीरिया में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। राइजोबियम बैक्टीरिया का और इन लेग्यूमिनस प्लांट का ये जो एसोसिएशन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये किसानों के लिए बड़े महत्व का है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन। जहाँ पे इस तरह के लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाए जाते हैं
जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वहाँ का सॉइल राइजोबियम बैक्टीरिया एनरिच कर देता है, नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है, और उस सॉइल में फिर फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना नहीं पड़ता किसानों को, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी बहुत सारा नाइट्रोजन होता है दूसरे फसल के लिए। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। पल्सेस में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है और ये पल्सेस इसी तरह के लेग्यूमिनस प्लांट से पाए जाते हैं, जिनमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में हमने सीखा कि ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सेपरोट्रॉपिक। कुछ ही ऐसे प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं या फिर सड़े गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। पैरासिटिक और सेपरोट्रॉपिक प्लांट दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉपिक सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी जानवर हैं उन सभी को हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है, क्योंकि वे दूसरे पौधे और दूसरे जानवरों पर फूड के लिए, खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, निर्भर होते हैं। कैन वी से दैट इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो आंशिक रूप से, पार्शियली, आधा हेटेरोट्रॉपिक है? तो हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें कीड़ों को पकड़ के, इंसेक्ट्स को पकड़ के अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा करना होता है। इसलिए उन्हें हम पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉप, आधे हेटेरोट्रॉप्स कह सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म होता है आपका पहला चैप्टर साइंस का। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे चैप्टर 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।